गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हरिहर काका में हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी कि हरिहर काका जब ठाकुरबाड़ी में संत उन्हें ले गए थे और वहां पर उन्हें बहुत समझाया गया। और जब यह बात हरिहर काका के भाइयों को मालूम हुई तो वे तीनों ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने काका को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन हरिहर काका कुछ कहते इससे पहले महंत जी बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है और ईश्वर के दरबार में उसे शांति मिलेगी। हरिहर काका के भाइयों ने जिद की, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे और फिर उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान्न और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे, क्योंकि पुजारी ने बता दिया था उन्हें कि इनका झगड़ा सिर्फ खाने के ऊपर हुआ है। और इसलिए उस दिन हरिहर काका को इतना स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। पास में बैठे महंत जी धर्म की चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। तो जो ठाकुरबाड़ी के संतों की जो चाल थी, उनका जो षड्यंत्र था वह कामयाब हो रहा था। उन्होंने हरिहर काका की दुखती रग पकड़ ली, यानी उनका कहाँ उनका दुख है उसे पकड़ लिया और उन्हें बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा और खूब अच्छे से उनके साथ धर्म चर्चा करके मन को शांति पहुंचाई। और उस दिन उन्होंने जितना सुख पाया वैसा उन्होंने आज तक के जीवन में नहीं पाया था। उधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। तीनों भाइयों को ये चिंता लग रही थी कि जरूर ये जो महंत और पुजारी हैं ये काका को भड़काकर उनके बाटे की जो 15 बीघे जमीन है ये हड़प लेंगे। इसलिए इस चिंता में वे रात भर सोए नहीं। भावी आशंका उनके मन को मथती रही, यानी उनके मन में यही बात बार बार आती थी कि जो भावी आशंका थी कि उनकी जमीन छीन न ली जाए। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, उपजाऊ मीन्स फर्टाइल, 2 लाख से अधिक की संपत्ति। ये जो पाठ लिखा होगा तब 2 लाख बहुत बड़ी चीज होती थी और 15 बीघे जमीन की कीमत उस समय 2 लाख थी। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वे कहीं के ना रहेंगे। तो भाइयों के मन में यही आशंका थी और इसलिए रात भर वे सोए नहीं कि 2 लाख रुपए की जमीन उनके हाथ से निकल जाएगी। सुबह तड़के ही तीनों भाई फिर से ठाकुरबाड़ी पहुंचे। जैसे ही सुबह हुई तुरंत तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। तो उन्हें तो अपनी जमीन बचानी थी, इसलिए उन्होंने सब, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, सब नीति अपना ली। उनके पांव पकड़ लिए, उनकी पत्नियों की गलती के लिए उन्होंने भी माफी मांगी और पत्नियों को भी दंड देने की बात की। साथ ही खून के रिश्ते की भी माया फैलाई, यानी खून का रिश्ता है और ऐसे कैसे वह उनसे अलग हो सकते हैं। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वे पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। यानी अब की बार जब हरिहर काका घर लौटे तो उन्हें एक बड़ा सुखद आश्चर्य लगा, क्योंकि घर के सभी लोगों का व्यवहार बहुत बदल चुका था। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार, यानी छोटे से लेके बड़े तक सब उनकी खातिरदारी में तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की। यानी उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने हरिहर काका के पैर पर अपना माथा रखा और गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती थी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों टाइम का खाना नाश्ता बनता था, दोनों जून यानी दोनों समय का, सुबह और शाम का।
5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, मुस्तैद यानी हाजिर। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत के चलते ही हो रहा है। हरिहर काका के मन में यह बात आ रही थी कि ये जो महंत के कारण ही, यानी महंत ने जो भाइयों को समझाया और इसलिए इनके परिवार, इनके जो व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। हरिहर काका सीधे आदमी थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उनका जो इतना बदलाव है उनके व्यवहार में, उनके घर वालों के व्यवहार में, तो इसका कारण क्या था? उनके अनुसार कि महंत ने उन्हें समझाया और इसलिए वे उन्होंने इस प्रकार उनकी खातिरदारी की। लेकिन यह क्या, उनके जो बदलाव में उन्होंने परिवर्तन देखा और बड़े हरिहर काका को लगा कि यह सब तो महंत के समझाने पर हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी को कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो गांव में कैसा माहौल होता है, क्योंकि गांव वाले हमें लगता तो है कि बड़े सरल होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर चतुराई बहुत होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बिना कुछ बताए गांव वालों, जो गांव वाले थे उनको कुछ भी मालूम नहीं या कुछ भी बताया नहीं गया है, फिर भी सबको सब मालूम हो जाता है। तो ये जो हरिहर काका की घटना हुई, तो सभी गांव वालों को ये बिल्कुल मालूम पड़ गया कि दोनों जो पक्ष हैं उनकी जमीन के लिए उन्हें अपनी अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। ये गांव वाले अपने आप समझ गए बिना किसी के बताए। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। यानी कोई भी घटना जब घट जाती है तो लोगों के मन में अपने आप ही वो सब सच्चाई आ जाती है, और इसलिए कहा गया है कि घटना की जुबान ज्यादा पैनी होती है लोगों की जुबान से। तो जैसे ही ये घटना घटी, पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है। तो जो एक घटना घटी इसने भी बहुत कुछ कह दिया, लोगों के कहने की जरूरत ही नहीं होती है। न तो गांव के लोगों से महंत ने कुछ कहा और न ही हरिहर काका के भाइयों ने कुछ कहा। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। उन्हें मालूम पड़ गया कि महंत और इधर उनके भाई, ये दोनों उनकी जमीन के लिए उनके पीछे पड़े हैं। तो गांव की बैठकों में बातों का सिलसिला चल निकला। तो गांव में जो पंचायत होती है या फिर जो पेड़ों के नीचे बैठक होती है उनकी, तो उसमें बात का जो टॉपिक हो गया वो सिर्फ हरिहर काका हो गया। उसका कोई अंत नहीं, इतनी बातें हरिहर काका के बारे में, हर जगह उन्हीं का प्रसंग। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन तो ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका ना परिवार है न उनके बच्चे हैं। और इससे क्या होगा, उनकी कीर्ति भी अचल रहेगी, कि जो उनकी प्रसिद्धि है वो भी हमेशा बनी रहेगी कि देखो हरिहर काका ने 15 बीघे जमीन दी थी ठाकुर जी के नाम। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता थी कि भाई का परिवार तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके भाइयों के साथ अन्याय होगा। तो उन्होंने कहा कि जब एक घर की प्रॉपर्टी है, खानदान की प्रॉपर्टी है, उसको बांटना दूसरे भाइयों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि वो उनके खानदान की प्रॉपर्टी है। 60 बीघे जमीन में से 15 बीघे यदि हरिहर काका ने दे दी तो उनके भाइयों के साथ ये अन्याय है, क्योंकि खून के रिश्ते के बीच ऐसा नहीं होता है। खून के रिश्ते में अपने लोगों को ही अपनी जायदाद दी जाती है। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले गांव में कभी नहीं था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसी घटना गांव में पहली बार घटी थी कि जिस पर इतना ज्यादा बोला जा सके, और इसलिए कोई चुप नहीं रह रहा था। सब अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, यानी आगे कुछ तो हो। तो पूरे गांव में यही चर्चा थी और सभी लोग कुछ घटित होने की राह देख रहे थे। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी, यानी कुछ बातें तो ऐसी हो गई थी जो बहुत ही ज्यादा
जिसको हम कह सकते हैं कि सनसनीखेज पैदा करने वाली, गर्माहट भरी है ना, जिसमें सनसनी फैल रही थी गांव में। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। प्रत्यक्ष यानी आंख के सामने, परोक्ष यानी पीठ पीछे। तो लोग सामने भी बोल रहे थे, पीठ पीछे भी। पूरा गांव दो वर्गों में बढ़ गया। कई बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी। यानी जो दो भागों में बढ़ गया था गांव, एक तो ठाकुर जी के उसमें था कि ठाकुर जी को जमीन दे देनी चाहिए, और दूसरा वर्ग था कि नहीं, भाइयों के साथ अन्याय होगा, उन्हें जमीन भाइयों को ही देनी चाहिए। तो पूरा गांव दो वर्गों में बढ़ गया, और जब उनकी बैठकें होती शाम के समय, तो उनमें ही आपस में तू तू मैं हो जाती। इन्हें वे दोनों ग्रुप ही आपस में लड़ने लगते। अभी तो हरिहर काका कुछ मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है गांव में। एक ही वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की बल्कि सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे। तो जो ठाकुरबारी से जुड़े थे जो लोग, उनका कहना था कि जमीन ठाकुर जी को दे देनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हरिहर काका के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जो दूसरे वर्ग के लोग थे, उनका कहना था कि इसमें आगे यह बताया गया है कि ये लोग इसलिए ऐसा कह रहे थे कि ठाकुर जी को दे देना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुरबारी से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां पर जुट जाते। तो वो लोग इसी वर्ग के हिमायती थे। तो जो लोग ठाकुर बारी से जुड़े थे, कैसे जुड़े थे? क्योंकि वे आलसी थे, कामचोर थे, कुछ करते नहीं थे। गांव के साधु संतों के साथ सुबह शाम उठते बैठते थे, और कुछ तो खाने के शौकीन थे, उन्हें लिखा गया है पेटू और चटोर। तो उन्हें मुफ्त में दोनों वक्त का प्रसाद मिल जाता। तो उन लोगों का भी कहना था कि ठाकुर जी के नाम जमीन लिख दो। और दूसरा वर्ग ऐसा था कि गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे, और किसान लोग भी थे। उनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। यानी गांव के कुछ परिवारों में हरिहर काका जैसे सदस्य थे, जिनका कि अपना कोई परिवार नहीं था। और उन उन लोगों के घर में वे लोग क्या कह रहे थे कि गांव का वातावरण, कि उनका कहना था कि ये ठाकुर जी के नाम न लिखकर अपने भाइयों के ही नाम लिख दो, क्योंकि परिवार की जमीन है, इसे बांटना ठीक नहीं है। और इसका कारण क्या था कि हरिहर जैसे लोग उनके घर में भी पल रहे थे। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा में लगे रहे। उन्हें लग रहा था अब कुछ न कुछ तो होगा, आगे क्या होगा। बड़ा सनसनी खेज ऐसा वाला वातावरण गांव में तैयार हो गया था। इधर भावी आशंका को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन उन्हें लिख दे। अब जब उन्होंने देखा कि गांव में तो ऐसा माहौल हो रहा है, तो उन्होंने हरिहर काका से ये प्रार्थना की कि वे अपने बाटे की जमीन उनके भाइयों के नाम लिख दे, क्योंकि इसके सिवाय उनका अपना तो कोई है नहीं। तो इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में लेखक से बहुत देर बात की। तो जब उनके भाइयों ने उनसे निवेदन किया कि वे अपने जो उनके पक्ष के जो 15 बीघे खेत हैं, जमीन है, वो भाइयों के नाम लिख दे, तब लेखक, क्योंकि लेखक और हरिहर काका आपस में मित्र के समान थे, तो हरिहर काका ने लेखक को पूरी बात बताई। तब हम दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी हरिहर काका जीवंत हैं। उनके जीते जी वे जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे, चाहे वो अपना भाई हो, चाहे मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कुत्ते का जीवन यानी बहुत ही दुर्गति हो गई।
तो हरिहर काका और लेखक को उनके गांव के कुछ लोग ऐसे याद आए जिन्होंने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी किसी को बना दिया था, लेकिन बाद में उनके जीवन की दुर्गति हुई। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। हरिहर काका तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था। तो जब गांव के कुछ लोगों का उदाहरण उन्होंने देखा कि कैसी उनकी दुर्गति हुई, कैसा उनका जीवन नर्क बन गया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे जीते जी जमीन किसी को नहीं लिखेंगे। वे बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन इस बदलाव को उन्होंने समझा। देयर इज वन क्वेश्चन एट द बैक कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका ने यह फैसला कैसे किया। तो इसका आंसर होगा कि उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों का जीवन देखा जिन्होंने अपनी जमीन जीते जी दूसरों को दे दी थी। फिर उनके जीवन में इतनी दुर्गति हुई बाद में कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं रहा, और इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपनी जमीन नहीं देंगे। अपने भाइयों को समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह यानी उनकी ताक में रहते थे कि कब हरिहर अकेले में मिल जाए और उसे अपनी ओर खींच कर ले जाए। तो उधर महंत भी हरिहर काका की टोह में रहते थे। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते। तो महंत जी भी उन्हें अपनी तरफ मिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। कहीं भी अकेले में मिल जाते तो उन्हें बार बार कहते कि हरिहर तुम देर न करो, विलंब न करो, क्योंकि शुभ काम में देर नहीं करते हैं। चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन लिख दो, बय कर दो यानी लिख दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा और तुम देवलोक को प्राप्त करोगे। तो ये उस ठाकुरबाड़ी के महंतों का पाखंड है कि उन्हें देवलोक और ले जाने के लिए विमान, स्वर्ग से विमान, ये सारे उन्हें ख्वाब दिखाए जा रहे थे, या फिर उन्हें जिसको हम कह सकते हैं बहकाया जा रहा था। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना। हरिहर काका ने कभी हाँ भी नहीं की और उन्होंने कभी ना भी नहीं की। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, वो महंत जी की कृपा से ही मिल रही हैं। तो कितनी बड़ी गलतफहमी थी हरिहर काका को कि उन्हें ऐसा लगा कि भाई के परिवार में जो परिवर्तन अभी आया है वो सिर्फ महंत जी की कृपा है, और इसलिए वे महंत को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, और इसलिए न उन्हें वे हाँ कहते और न वे उन्हें ना कहते। हालांकि उनका उत्तर था ना। हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। वे इस मुद्दे पर अब जागरूक हो गए थे। इन्हें जीते जी अपनी जमीन वे किसी को न देने के पक्ष में थे, और इसलिए वो न हाँ कहते और न ना। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। लेकिन महंत जी को ये लग रहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा, हो सकता है हरिहर का जो मन है पलट जाए और वो भाइयों के पक्ष में चला जाए और जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो जाए। तो हरिहर जो महंत को इसी बात का डर और चिंता सताई जा रही थी। महंत जी इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। हरिहर के पास धर्म संकट है, वो भाइयों के परिवार को ना नहीं कह पा रहे हैं, और एक और तो वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में भी वो फंसा हुआ है। ऐसा किसे लगा? महंत जी को, कि हरिहर धर्म संकट में है, क्योंकि हरिहर न उन्हें हाँ कहता था और न ना। तो हरिहर काका के इस व्यवहार से महंत ने क्या निष्कर्ष निकाला कि यह धर्म संकट में पड़ा है, क्योंकि भाइयों के परिवार के माया मोह से इसका जो बंधन है वो टूट नहीं रहा है। इस स्थिति में हरिहर काका का अपहरण करके जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो महंत को ऐसा लगा कि हरिहर काका का हम अपहरण कर लेंगे और जबरदस्ती उनसे उनकी जमीन उनके नाम लिखवा लेंगे, ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवा लेंगे। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा, ऐसा महंत ने सोचा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं।
अब ये महंत जो बहुत बड़ा पाखंडी है, वास्तव में वो लड़ाकू है और दबंग है। दबंग यानी जो सामने वाले पर जोर जबरदस्ती करे, किसी से न डरे और अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वो जी जान से जुट गए। हालांकि ये सब बड़े गोपनीयता के साथ निर्वाह करते हुए ही वह काम कर रहे थे। किसी को कानों कान भनक नहीं थी कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका के अपहरण की साजिश हो रही है। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा, गंडासा ने एक प्रकार का बड़ा वाला चाकू और बंदूक से लैस होकर एकाएक हरिहर काका के दालान में आ धमके। फिर एक रात उन्होंने क्या किया कि साधु संत और उनके जो पक्षधर थे, हाथों में हथियार, भाला, गंडासा और बंदूक से लैस होकर एकदम हरिहर काका के दालान में आ गए। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्यवाही करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए, यानी भाग गए। तो इस प्रकार हरिहर काका का अपहरण ठाकुरबाड़ी के संतों और महात्माओं ने कर लिया। भाई तैयार नहीं थे इस अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा न हो, और इसलिए वे तैयार नहीं थे, इसलिए वे उनके बचाव में कुछ नहीं कर पाए। गांव में ऐसी घटना किसी ने नहीं देखी और न सुनी, क्योंकि गांव में बड़े सीधे साधे लोग थे। ऐसा तो पहली बार हुआ कि किसी का अपहरण हुआ। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने भी लगे। अन्य लोग अपने दालानों में और अपने मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने के लिए बातचीत करने लगे। यानी वो रात में ही पूरा गांव जाग गया। कोई छतों पर खड़ा था, कोई दालान में खड़ा था, और सबकी फिर से वही बातचीत चालू हो गई। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। रात में उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। यानी उन्हें जो आशंका थी वह सही थी और उन्हें लगा ये महंत का काम है। वे मय दल बल यानी पूरे समूह के साथ और बल के साथ, थोड़े उनके पास भी हथियार थे, और वे कहाँ पहुंच गए? ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। वहां खामोशी और शांति नजर आई। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था। यानी जो रात का सन्नाटा था वहां पे, और जो सूनापन जैसे हमेशा रहता है वैसा ही था। उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं है बल्कि बाहर के डाकुओं का है। तो उन्हें ऐसा लगा कि बाहर जो डाकू हैं वे उन्हें पकड़कर ले गए हैं और हर जाने में मोटी रकम लेकर हरिहर काका को मुक्त करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही जो खोज में निकले भाई दूसरी ओर जाने लगे, इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। तो जैसे ही वे लौट रहे थे उन्हें लगा कि नहीं नहीं, महंत का काम नहीं है, ये तो किसी डाकू का काम है। इसलिए वे लोग जैसे ही वापस लौटने लगे तो उन्हें ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका यही है। अब क्या था? उन्होंने ठाकुरबाड़ी के फाटक को पीटना शुरू कर दिया और इसी समय ठाकुरबाड़ी के छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। तो children, I'm going to stop here only. I'll send the next video.